Hi guys, this is Shoaib Afta. Welcome back to another video and welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about active revision and spaced repetition techniques. तो जैसे हम लोग नॉर्मली जो रिवाइज करते हैं शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेते हैं और फिर शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब पैसिव रिवीजन में काउंट होती है कि आपने एक चीज़ आपके टीचर से पढ़ी, फिर टीचर ने जो आपको नोट्स दिए वो आप घर पे जाके आप उसको फिर से पढ़ते हो और फिर उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाने की जो है कोशिश करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के या कोई थ्योरी बुक या लेट से कोई रेफरेंस बुक पढ़ के वो लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और फिर उन शॉर्ट नोट्स को फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ें ये सब पैसिव रिवीजन में काउंट होती है। पैसिव रिवीजन नो डाउट इफेक्टिव है और मेन जो मेथड होता है रिवीजन का वो यही होता है। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रह पाता है। और आपको पता है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री में भी जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ये चीज़ें बहुत वोलाटाइल होती है। मतलब जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, यहाँ पे आपको क्या होता है कि जैसे अगर आपको फार्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप जैसे भी वो अप्लाई करके आंसर तक पहुँच सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट बायो केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या होता है, बहुत वोलाटाइल सब्जेक्ट्स हैं ये। खास करके इनऑर्गेनिक में बहुत लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड बायो में मेरे को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरा जो फेवरेट जैसे फिजिक्स था। तो ये होता है कि फिजिक्स तो मैं कर लेता था क्योंकि मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट था। बट लेट से बायो में यही दिक्कत होती थी कि मैं ज़्यादा याद नहीं रख पाता था। Guys, we all know that NEET is a very difficult exam when it comes to the applicants to selection ratio. It has a success ratio of only 1 to 2%. जब आप एनालाइज करते हो कि इन 1 to 2% लोगों में कॉमन क्या है, what is common among them, then you get to realize that it is the practice and the revision. So practice and revision are the two essential points जिस बेसिस पे सिलेक्शन डिसाइड होती है। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस इट डजंट मीन दैट यू हैव टू गेट अ हाई स्कोर इन एवरी मॉक टेस्ट दैट यू अपीयर। बट हाँ, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कंटिन्यूसली, लेट से कि अगर आपका लो स्कोर भी आ रहा है स्टार्टिंग में, देन यू हैव टू हैव द गट्स टू अपीयर इन मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ से डर गए और आपने मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया। और देन लेट से रिविजन का क्या मतलब है? इन टर्म्स ऑफ रिविजन व्हाट वी मीन टू से इज कि यू हैव टू हैव द गट्स टू कंटिन्यूसली रिवाइज द सेम स्टफ, सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। और क्योंकि आपको ये चीज़ें पता नहीं होती है बट यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ फॉरगेटिंग एक्चुअली वर्क्स, तो आज हम उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिटेन एवरीथिंग इफेक्टिवली दैट यू हैव रेड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द फॉरगेटिंग कर्व इज एंड हाउ फॉरगेटिंग एक्चुअली वर्क्स। So guys, as you can see, this is what is called the forgetting curve. This is called the Ebbinghaus forgetting curve and review cycle. So as you can see, if you start to learn something and you have learned it, let's say अगर आपने पूरा भी पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, चाहे आप अपने कितने भी अच्छे से पढ़ाओ, एक दिन बाद आपका जो रिटेन्ड इन्फॉर्मेशन है वो 80% पे आ जाएगा और 3 दिन बाद तो सीधे आधे ही हो जाएगा, एज यू कैन सी 60%। तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हो कि आप किस टाइम पे रिव्यू कर रहे हो, ये भी क्रूशियल है। लेट्स से अगर आप अगले दिन ही फिर से रिव्यू करते हो बट थर्ड डे के आसपास फिर से 80% हो जाएगा। तो ऐसे ही आप किस टाइम पे रिव्यू करते हो और कैसे आप इसको रिवाइज करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो एज यू कैन सी, सो इन जनरल द ट्रेंड इज सच दैट the information tends to reduce, but with the amount of revisions increasing, the amount of let's say information that you can retain keeps on increasing। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि ये जो information है अब वो ज़्यादा रिटेन हो रही है। जैसे कि थर्ड डे पे 6th डे तक भी 80% रिटेन्ड है, यानी लेट्स से कि 20% ही गिरा है, बट यहाँ पे जैसे एक दिन में गिर गया था, यहाँ पे जो है स्लोप आप देख सकते हो कम हो रहा है। मतलब ये धीरे धीरे कम, मतलब ये जो आप मेमोरी रिटेन कर पा रहे हो वो ज़्यादा कर पा रहे हो एज कम्पेयर टू अर्लियर। तो ये फेस्ड रिपीटेशन पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू रिवाइज लाइक इन द फिबोनाची सीरीज जो होती है, फर्स्ट डे, थर्ड डे, 5th डे, 7th डे, लाइक दैट। ओके, सो गाइस, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि पैसिव रिविजन और एक्टिव रिविजन कि इनमें से क्या बेटर है। सो ओवर 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर मोस्टली डूइंग पैसिव रिविजन। मैं खुद करता था पैसिव रिविजन, तो वो भी सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, बट जो मेरे को ज़्यादा प्रोडक्टिव लगा दैट इज एक्टिव रिविजन। और एक्टिव रिविजन का जो ईजिएस्ट तरीका है, द ईजिएस्ट वे ऑफ एक्टिव रिविजन इज टू सॉल्व एन MCQ, सिंपल। तो आप MCQs बहुत सारे सॉल्व कीजिए
But how can you do active revision of the entire NCERT? I searched for an app that could help solve this, so that's when I found MemoNeat app. It has around 20,000 questions taken from each and every line of NCERT chemistry and biology. Even all the diagrams, formula and chapter summary are covered in the questions too. And also, just as we talked about, the MemoNeat revision algorithm takes care of the forgetting curve too by using the spaced repetition method. Its algorithm is wholly designed based on this technique. It does so by making you revise the questions in increasing intervals of time. It also moves the questions through different levels of memory, let's say temporary memory and then further to permanent memory. It also has a very interactive and gamified approach towards solving questions, so that makes question solving a fun thing to do. So do click on the link and install the MemoNeat app. It will be a game changer surely in your preparation. You can also use my coupon code SOEB300 and get a discount. So guys, ये तो हो गया ऐप बेस्ड रिवीजन मेथड. अब डिस्कस करते हैं कि आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका जो है रिवीजन और इफेक्टिव और फास्ट हो जाए. तो देखो, बेसिक ये है कि आपको हर बार जो है अपने हर एक नेक्स्ट रिवीजन के साथ आपको चीज़ें जो है कंसाइज करनी है, आपको कट आउट करना है, आपको सिलेक्ट करनी है चीज़ें. जैसे लेट्स से कि आपने अपने पहले रीड में आपने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, लेट्स से आपने मॉड्यूल भी किया है, आपने क्लास नोट्स भी किया है, जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया आपने उस चीज़ को भी नोट करी, आपने अपने नोट्स बनाए. बट अगले रिवीजन में आपको एक ही रिसोर्स सिलेक्ट करना है और एक रिसोर्स में ही चीज़ें कंपाइल करनी है. जैसे कि लेट्स से बायो में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनता है. जैसे कि मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ा और फिर आपको जो है मॉड्यूल भी आपने पढ़ा, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे रिवाइज कैसे करोगे. तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एनसीईआरटी को अपना मेन सोर्स बना लो एंड देन यू स्टार्ट एडिंग पॉइंट्स ऑन इट फ्रॉम योर मॉड्यूल. तो इस तरीके से क्या होता है कि आप चीज़ें को हमेशा कम करते जाते हो विद योर नेक्स्ट रिविजन, ताकि आपका जो है रिविजन और फास्ट हो सके. क्योंकि अगर आप फिर से पूरी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक दिक्कत ये आएगी कि फिर से उतना ही टाइम लग जाएगा, फिर रिविजन का कोई सेंस नहीं बनेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स. तो फिजिक्स में क्या करना है कि मान लो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो देन यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स. हो सकता है आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ो, लेट्स से यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम एच.सी. वर्मा, ताकि आपको थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो. फिर आपके टीचर ने भी आपको समझा दिया, आपने वो भी पढ़ लिया, आपके टीचर के नोट्स को आपने रिवाइज किया. तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको जब कॉन्सेप्ट पता लग रहे हैं. फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी लेट्स से आपने एक मॉड्यूल सॉल्व किया आपकी कोचिंग का, या फिर आपने कोई एक बुक सॉल्व की रेफरेंस बुक. तो कोई भी एक चीज़ करना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई एक चीज़ करो. देन नेक्स्ट स्टेप इसका रिवीजन है. तो रिवीजन में आपको फिर से इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी है. बेसिक आपको अगर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग है तो बस फॉर्मूला करना है. फॉर्मूला के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, और जो भी आपने प्राइमरी रिसोर्स में से जहाँ से क्वेश्चन लगाए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ पे आपने जो भी स्टार मार्क कर रखे हो, जो चीज़ें आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए हो, उन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है. फिजिक्स हो गया. केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री सेम एज फिजिक्स, सारी चीजें सेम है. बस जो थ्योरेटिकल कुछ चैप्टर्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना. नेक्स्ट आते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में. देखो, इनऑर्गेनिक में हमेशा मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड है. पर्टिकुलरली ब्लॉक्स के लिए आपको एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अगेन यहाँ पे भी आप अगर कोई एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्विंग चीज, लेट्स से कोई ऐप या कोई बुक अगर आप कर सकते हो तो देन इट्स वेरी गुड. तो डेफिनेटली उसको ट्राई कर लेना. और अब आते हैं ऑर्गेनिक में. ऑर्गेनिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है. यहाँ पे आपके टीचर का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार हम मोस्टली चीजें सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हैं, बट कुछ चीजें हैं जैसे कि ऑर्गेनिक है तो वहाँ पे आपको टीचर की हेल्प बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. तो ऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हो, अगेन टीचर के नोट्स वगैरह बार बार रिवाइज कर सकते हो. सारे जो नेम रिएक्शन है वो तो याद करने ही है, उनका एक चार्ट वगैरह बना करके आप पेस्ट कर सकते हो, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हो. लेकिन यहाँ भी फेस्ड रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, ऐसे. तो आपको क्या हो जाएगा, वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, है ना. इसके बाद आते हैं बायो में. बायो में जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि लेट्स से फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, आपने जो भी पढ़ा चलेगा. एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेट्स से एमटीजी या कोई भी एक ऐसा कोई आपने बुक सॉल्व कर लिया, तो वो तो हो गया चलो आपका फर्स्ट स्टेप. बट रिवीजन कैसे करोगे, अगेन यहाँ पे भी एनसीईआरटी में सारी चीजें कंपाइल करो. आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन आपकी फर्स्ट रीड में इधर उधर से पता लगाओ, उसको एनसीईआरटी पे लेके आ जाओ और फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो. इसके बाद आते हैं इस पॉइंट पे कि रिवीजन करने के भी दो मेन तरीके हो सकते हैं. एक होता है मॉक टेस्ट बेस्ड रिवीजन और एक होता है वीकनेस बेस्ड रिवीजन. कई बार ये चीजें जो है इंटर रिलेटेड हो जाती है थोड़ी सी,
बट मोस्टली ब्रॉडली तो दो अप्रोच ही होता है कि लेट से आपको पता लगा कि आपके कोई चैप्टर या फिर लेट से एक सब्जेक्ट पूरा वीक है, जैसे लोगों का फिजिक्स वीक होता है या लेट से बायो वीक होता है, जैसे मेरा बायो वीक था। तो आपको पता लगा कि आपका एक सब्जेक्ट वीक है, तो फिर आपने क्या किया कि रिवीजन में उस चीज को जो है प्रायोरिटाइज कर दिया कि आप उस चीज को सबसे पहले पढ़ोगे, उस चीज को ज्यादा टाइम दोगे। तो एक तो टाइम एलोकेशन इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि आपका वीक क्या है। टॉपिक्स पे भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि चलो सब्जेक्ट तो हमारा फिर भी ठीक ठाक है, बट एक आध जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल नहीं आता, वो टॉपिक आपने बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ी, तो रिविजन में उसको क्या करना होता है, टाइम अलॉटमेंट ज्यादा करना होता है। ठीक है, अब आते हैं मॉक टेस्ट में। एक होता है मॉक टेस्ट बेस्ड रिवीजन अप्रोच कि मान लो कि आपने एक मॉक टेस्ट का जो है ले रखा है और आपको जो है टाइम टू टाइम हर वीक या फिर लेट से 15 डेज में एक बार एक मॉक टेस्ट होते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट का एक सिलेबस पता लग जाता होगा। तो मॉक टेस्ट सिलेबस से आप क्या कर सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। मोस्टली होता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या टेस्ट सीरीज वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने बहुत ही केयरफुली उस सिलेबस को इस तरीके से ड्राफ्ट किया होता है कि आपका जो है हर बार हर चैप्टर ऑलमोस्ट इक्वली रिवाइज हो जाए। अच्छे टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल करना, जिसपे क्या है कि आपका जो सिलेबस होगा वो इस तरीके से डिजाइंड होगा कि आपका सारी चीजें जो है कवर हो जाए। तो गाइज यही था हमारा नीट का रिवीजन स्ट्रेटेजी, और होपफुली आपको जो टेक्निक्स यूज की जाती है उसका एक आइडिया लग गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में जरूर बताना कि और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू गाइज।